जो आकाश आनंद है दिल्ली में आते हैं, बयानबाजी करते हैं, ये कहते हुए नजर आते हैं कि द्रौपदी की साड़ी है, अरविंद केजरीवाल के बयान, इस तरह की बातों करते हुए नजर आते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो जनता का रुख है वो कोई बहुत पॉजिटिव होने वाला नहीं है। आपको ये होना चाहिए कि भाई अगर हम सरकार में आते हैं या हम कुछ एमएलए जीत कर आते हैं तो हम इस तरह की चीज़ों को करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आप दूसरों की योजनाओं में खामी निकाल रहे हैं, दूसरों के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि आप अपने लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बल्कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और के लिए चुनाव लड़ने की बात भी कहती है लेकिन गठबंधन करते हुए भी नजर आती है। तो ऐसे में क्या मायावती की विचारधारा है, क्या पार्टी के आगे बढ़ने का तरीका है, ये लोगों की समझ से परे की बात है। क्योंकि मायावती अब उस तरह से एक्टिव दिखाई नहीं पड़ रही जिस तरह से एक्टिव दिखाई देती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं और ऐसे में चुनावी तारीखों का ऐलान भी होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखा जा रहा है जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों की सक्रियता दिल्ली की राजनीति में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच जहां ये मुकाबला आमने सामने का दिखाई दे रहा था, वहीं कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने की बात कहकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। और ऐसे में देखा गया है कांग्रेस ने लगभग 40 से 45 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को एक लिस्ट जारी करी जिस लिस्ट में लगभग 28 से 29 नामों के ऐलान किए गए हैं। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है मुकाबला काफ़ी ज़्यादा पेचीदा दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी विधानसभा चुनाव में जुड़ती हुई नजर आ रही हैं और चुनाव में ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं अगर एक बड़ी पार्टी की और बात कर लें तो वो बड़ी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। जी हां, मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में सियासी ताल ठोकने की तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। और हर बार से जिस तरह से हमने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी दिल्ली के चुनाव में एक बार फिर से बड़ा दमखम लेकर चुनावी मैदान में उतरने की फिराक में है। और ऐसे में क्या ये त्रिकोणीय मुकाबला और भी ज्यादा पेचीदा होता हुआ नजर आएगा? क्या यहां पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस की मुश्किलें बहुजन समाज पार्टी और मायावती बढ़ाते हुए नजर आएंगे? किस तरह की यहां पर उनकी जो योजनाएं हैं, किस तरह के यहां पर चुनावी एजेंडे लेकर बहुजन समाज पार्टी उतरेगी, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं पहले तो दिल्ली का मुकाबला जहां आमने सामने का भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच देखा जा रहा था, वहीं कांग्रेस ने प्रत्याशियों का नामों का ऐलान कर दिया, चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। तो अब ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबले में एक नया अध्याय जुड़ता हुआ नजर आ रहा है जो कि बहुजन समाज पार्टी का चुनाव लड़ना यहां से तय माना जा रहा है। क्या लगता है, किस तरीके से देखते हैं, किस तरह की हलचल यहां देखने को मिलेगी बहुजन समाज पार्टी की दिल्ली विधानसभा चुनाव में एंट्री के बाद? देखिए मनीष, अगर हम बीएसपी की बात करें तो दिल्ली में कोई बहुत बड़ा वर्चस्व उनका रहा नहीं है। लेकिन अगर आंकड़ों पे गौर करें, अगर तमाम चीज़ों को देखें, जाति आधारित जो समीकरण है उनको देखें तो नज़र आता है कि देखिए एक उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं उनको दिखाई पड़ती है। मुझे याद आता है कि अब तक बीएसपी के पास में जो 4-5 विधायक बने हैं, पूरे अगर इतिहास को देखा जाए दिल्ली विधानसभा चुनाव के, उसमें भी कोई बहुत बड़ा जनाधार बीएसपी के साथ में नहीं जुड़ा है। एक दफ़ा ज़रूर कह सकते हैं, आई थिंक 2003 में या उस समय कि उनके दो जो विधायक मिले उसमें जो वोट परसेंट था 13-14 के आसपास रहा। लेकिन उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो 1%, 2%, 3% या 4% इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आया। तो कोई बहुत फर्क डालने वाली स्थिति में बीएसपी नजर नहीं आ रही। लेकिन हाँ, फिर भी एक उम्मीद के तौर पर अगर देखा जाए तो बीएसपी ने एंट्री जरूर की है। मायावती जो लगातार इस बात को कहती रही हैं कि अब अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, अपने दम पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, अपने दम पर अपनी पार्टी को दोबारा रीस्टैब्लिश करेंगे। लेकिन वैसा कुछ दिखाई पड़ नहीं रहा है। आप जरा देखिए जिस तरह से जो आकाश आनंद है दिल्ली में आते हैं, बयानबाजी करते हैं, ये कहते हुए नजर आते हैं कि द्रौपदी की साड़ी है, अरविंद केजरीवाल के बयान, इस तरह की बातों करते हुए नजर आते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो जनता का रुख है वो कोई बहुत पॉजिटिव होने वाला नहीं है। आपको ये होना चाहिए कि भाई अगर हम सरकार में आते हैं या हम कुछ एमएलए जीत कर आते हैं तो हम इस तरह की चीज़ों को करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आप दूसरों की योजनाओं में खामी निकाल रहे हैं, दूसरों के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि आप अपने लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बल्कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और के लिए चुनाव का माहौल बना रहे हो। क्योंकि जो
प्रियंका कक्कड़ हैं, कह सकते हैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, वो साफ तौर पर कहती हैं कि बी टीम की तरह काम कर रही है, जो बीएसपी है वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है, और यही बात बारंबार कही जाती रही। आप देखिए जिस तरह से हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में भी एक भी सीट बीएसपी को ना मिलना, इसका मतलब ये है कि उनका जो वोट परसेंट है वो अब घटकर कह सकते हैं कि बहुत कम रह गया है। दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर 12 जो सीटें हैं वो आरक्षित सीटें हैं, और इन्हीं पे निगाह अगर मायावती बनाती तो शायद अपने लिए कुछ बेहतर स्थिति कर पाती, लेकिन इन 12 सीटों पर भी मायावती कोई बहुत प्रभावी नजर नहीं आती। 17-18% यहाँ पे दलित वोट है। अगर हम दलित वोट बैंक की ही बात करें तो देखिए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह के शब्दों का बीजेपी के जो कह सकते हैं बड़े नेता हैं अमित शाह, उन्होंने प्रयोग किया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में, उसको वो घर घर तक पहुंचाएंगे, और कह सकते हैं उनकी हिम्मत कैसे होगी इस बात को कहने की। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से हो हल्ला किया संसद के अंदर, लेकिन इस सब के बीच में अगर कहा जाए तो बीएसपी कहीं नजर नहीं आई, जबकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पूरी विचारधारा कहीं ना कहीं बीएसपी आगे लेके जाने की बात करती है। लेकिन जब भीमराव अम्बेडकर साहब के ऊपर इस तरह की टिप्पणी की गई तो एक बार भी मायावती की तरफ से जमीन पर उतर कर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। ट्विटर के जरिए कहीं ना कहीं वो अपने आप को कह सकते हैं लोगों के बीच लेकर जाती हुई नजर आई। लेकिन देखिए एक आम आदमी है, आज भी वो सोशल मीडिया को ज़्यादा जानकारी नहीं रखता है। ऐसे में अगर आप जमीन पर उतरेंगे तो कहीं ना कहीं अपने लिए माहौल बनाएंगे। लेकिन मायावती को देखा जाए तो जिस तरह से उन्होंने अपनी राजनीति को सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक सीमित कर लिया है, उससे लगातार उनकी पार्टी जो है मनीष वो बेहद कमज़ोर होती हुई नजर आ रही है। हर चुनाव में जाती हैं, हरियाणा में आपने देखा गई वहाँ पर गठबंधन करती हैं, इनेलो के साथ में कोई खास फायदा होता नहीं, और फिर ये कहती हैं कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। तेलंगाना में वो कह सकते हैं कि जो गठबंधन करती हुई नजर आती हैं, फिर भी ये कहती हैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। तो ये जो अकेले चुनाव लड़ने की बात भी कहती है लेकिन गठबंधन करती हुई भी नजर आती हैं। तो ऐसे में क्या मायावती की विचारधारा है, क्या पार्टी के आगे बढ़ने का तरीका है, ये लोगों की समझ से परे की बात है, क्योंकि मायावती अब उस तरह से एक्टिव दिखाई नहीं पड़ रही जिस तरह से एक्टिव दिखाई देती थी। इसीलिए बीएसपी जो है वो लगातार कमजोर होती हुई दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में मायावती और उनकी पार्टी कहीं ना कहीं इस बार कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह की तैयारियां यहां कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी कर रही है, वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की जो तैयारियां हैं उनके आगे फीकी पड़ती हुई नजर आ रही हैं। और अगर ऐसे में मायावती, जिस तरह से सर ने बताया कि 12 सीटें लगभग दिल्ली के अंदर ऐसी हैं जो कि रिजर्व सीटें हैं, और रिजर्व सीटों पर क्या मायावती अपना यहाँ दमखम दिखाती हुई नजर आएंगी? क्या जो अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो यहाँ पर जिस तरह की योजनाएं लेकर आकर चुनाव जीतने के सपने देख रही है, क्या उनके सपनों को चकनाचूर करते हुए कोई बड़ी योजना का ऐलान बहुजन समाज पार्टी करती है, या फिर मायावती किस तरह से दिल्ली के वोटर्स को साधती हैं? क्योंकि अच्छा खासा वोट बैंक दलितों का यहाँ दिल्ली के अंदर मौजूद है, और दलितों की राजनीति करने वाली, दलितों की हितैषी मानी जाने वाली, दलितों के हित में बातें कहने वाली, दलितों की आवाज़ों को उठाने वाली मायावती क्या अपना दलित वोट बैंक भी दिल्ली के अंदर बचाने में कामयाब होंगी? लेकिन सर यहाँ पर एक और सवाल निकलकर सामने आता है कि अगर देखा जाए तो आकाश आनंद ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान जो बयान दिया अमित शाह को और भारतीय जनता पार्टी तमाम यहाँ पर नेताओं को साधते हुए जिस तरह से बयानबाजी करते हुए नजर आए, अपशब्दों का इस्तेमाल करते नजर आए, जिसके बाद यहां पर मायावती ने बड़ा एक्शन लेते हुए आकाश आनंद के खिलाफ कार्रवाई की, और कार्रवाई करने के बाद उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया, उत्तराधिकारी का पद उनसे छीन लिया। तो अब ऐसे में क्या लगता है, क्या वाकई एक बार फिर से वही गलती आकाश आनंद दोहराते हुए नजर आ रहे हैं? क्या इस गलती से भी मायावती को दिल्ली की सत्ता में कहीं ना कहीं बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आ सकता है? दिल्ली में जिस तरह से मुख्यमंत्री बनने का सपना, या यूं कहें कि दिल्ली के अंदर सीटों पर अपना कब्जा करने का सपना जिस तरह से मायावती देखती हुई नजर आ रही हैं, क्या वो सपना कहीं ना कहीं आकाश आनंद के बयानों से टूटता हुआ नजर आएगा? देखिए मनीष, जाहिर सी बात है कि सपना उसका टूटेगा, सपना देखने का हक रखता हूं। मुझे लगता है बीएसपी ने अब सपना देखना छोड़ दिया है। सिर्फ उलझुल बयानबाजी से माहौल नहीं बनता, उलझुल बयान देकर कहीं ना कहीं अपने पक्ष में माहौल नहीं बना सकते, और ये बात मायावती को बाखूबी पता है, जिन्होंने जमीन पर संघर्ष किया। देखिए बीएसपी अगर इतनी बड़ी पार्टी बनी तो उसके पीछे कांशीराम जी का बहुत बड़ा कह सकते हैं कि योगदान रहा है। मायावती जी ने भी बहुत संघर्ष
संघर्ष किया है, लेकिन उनके बाद कोई भी नेता ऐसा नहीं रहा जिसने ज़मीन पर उतरकर कोई संघर्ष किया हो। अगर आकाश आनंद की बात करें तो पैराशूट से उनकी लैंडिंग कराई जाती है, पैराशूट से उनको उतारा जाता है और कहा जाता है कि भाई पार्टी आप संभालिए। अब देखिए, जिसको कह सकते हैं कि अगर उनके अंदाज की बात करें तो जिसको जो है बैलगाड़ी चलाना नहीं आती उसको आप फरारी देंगे तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं वो इसके दुर्घटना करता हुआ नजर आएगा। और यही असर कुछ आकाश आनंद के साथ में होता हुआ नजर आया। मंचों से जिस तरह से उन्होंने भाषणबाजी की, वो बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, सपा को तो छोड़िए, खुद बीएसपी को पसंद नहीं आई, बीएसपी के नेताओं को पसंद नहीं आई और यहाँ तक कि मायावती को पसंद नहीं आई। इसके बाद उनको कहा कि भाई आप घर बैठिए, राजनीति अभी आपके बस की बात नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ आकाश आनंद की जो स्थिति मजबूत होती हुई दिखाई दे रही थी, अचानक से कमजोर हो गए, अचानक से उनको प्रतिबंधित कर दिया गया। जो नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद था वो उनसे छीन लिया गया, उत्तराधिकारी जो दिखाई पड़ रहे थे अचानक उसके ऊपर ग्रहण लगता हुआ नजर आया। तो ये तमाम चीजें इसलिए हुई कि आपकी जो जुबान थी, आपके जो बयान थे वो कहीं ना कहीं बेतुके थे। और यही बात अब एक बार फिर दिल्ली चुनाव में दिखाई पड़ने लगी है कि जिस तरह से आकाश आनंद ने केजरीवाल को लेकर निशाना साधा है कि भाई द्रौपदी की साड़ी है, ये है, वो है। बेहतर होता कि आप अपने मुद्दों की बात रखें कि भाई हम दलितों के लिए ऐसा करने वाले हैं, हम इस कम्युनिटी के लिए ऐसा करने वाले हैं। लेकिन वो सब छोड़कर जिस तरह की आकाश जो बयानबाजी कर रहे हैं उससे फायदा होने के बजाय मुझे मनीष ऐसा लगता है कि बीएसपी को घाटा होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल। तो ऐसे में आकाश आनंद की बयानबाजी एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी के लिए खतरा बनती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से यहां पर अरविंद केजरीवाल के वादों को द्रौपदी की साड़ी बताते हुए यहां पर आकाश आनंद ने एक बड़ा विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने उन पर जोरदार निशाना साधा है और उनके साथ साथ तमाम आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाती हुई नजर आ रही है। अब देखना यही होगा कि क्या आकाश आनंद के इस बयान से बहुजन समाज पार्टी दिल्ली के अंदर बड़ा झटका झेलती हुई नजर आती है। क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आती है। क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम प्रयास यहां फीके पड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि कांग्रेस यहां जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश कर रही है उससे यह अंदाजा नहीं लग रहा है कि जनता उनके पक्ष में जाएगी। और जिस तरह से प्रवेश वर्मा का पैसे बांटने वाला वीडियो वायरल होता है उसके बाद से कांग्रेस की आलोचना शुरू होती हुई नजर आती है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक रहे रमेश विदुड़ी जिस तरह से सीएम आतिशी मरलेना पर विवादित टिप्पणी कर देते हैं, प्रियंका गांधी पर विवादित टिप्पणी कर देते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जनाधार भी जो हाथ में आता हुआ दिख रहा था वो भी खिसकता हुआ नजर आता है। तो अब ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही हैं और आम आदमी पार्टी सभी राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ मुखर होकर बोलती हुई नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद क्या दिल्ली के अंदर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज होती है या फिर कहीं ना कहीं चौथी बार केजरीवाल का जो नारा है वो टूटता बिखरता नजर आएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।